हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है वो तो आपने देख लिया। आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट देखेंगे। हालांकि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज और अदर कॉस्ट इन दोनों को मिला के ही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट मिला के क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जो भी खर्चा लगता है उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ परचेज में चली जाती है, उसके बाद बाकी जो भी खर्चा लगता है फिनिश गुड्स के बनने तक का वो चला आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। राइट, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ परचेज अलॉन्ग विथ अदर कॉस्ट। ट्रेडिंग कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ परचेज और अदर कॉस्ट मिला दीजिए तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बट फॉर अ मैन्युफैक्चरर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जोड़ेंगे तो आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। मैं समझाऊं आपको। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में 3 जगह खर्चा लगता है। फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री में माल बनता है, ठीक है भाई। ऑफिस में भी तो खर्चा लगता है, ऑफिस में इतने सारे इंप्लॉयज बैठे हुए हैं, ठीक है, डिजाइनिंग R&D पे काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी खर्चा लग रहा है, ठीक है, गोडाउन है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया गया है, माल की डिलीवरी की जा रही है, वहाँ पे भी खर्चा लग रहा है। तो फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन 3 जगह खर्चा लगता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को मिला के कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें जोड़ा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब जानते हो क्या होता है? इनडायरेक्ट खर्चों को बोला जाता है ओवरहेड, ठीक है। डायरेक्ट खर्चा तो 2 ही होता है, मटेरियल और लेबर, ठीक है भाई। कोई भी माल हम बना रहे हैं तो उसके लिए जो मटेरियल खरीदे और जो लेबर उसको बना रहा है माल, उसके अलावा बाकी भाई फैक्ट्री में भी और खर्चे लग रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री का बिजली बिल आ रहा है, ठीक है। फैक्ट्री में, फैक्ट्री की खुद देखिए, माल बनाने वाला लेबर नहीं, फैक्ट्री की साफ सफाई करने वाला लेबर लगा हुआ है, राइट, वो खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड। देन फैक्ट्री का भाड़ा होगा, किराया होगा, वो खर्चा लग रहा है। फैक्ट्री में मशीन की ऑयल इंक्रीजिंग करनी पड़ती है, वो सब खर्चा लग रहा है। तो बड़े सारे खर्चे फैक्ट्री में लग रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। जो ऑफिस में खर्चा लगता है उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चा लगता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, माल बन के पूरा पूरा फैक्ट्री में तैयार हो जाता है, तो जो फैक्ट्री में खर्चा लगता है उसी को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। तो जो फैक्ट्री में खर्चा लगता है ना, उसी को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। खर्चा तो मेरा और भी लग रहा है, ऑफिस में लग रहा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्योंकि माल बन के मेरा फैक्ट्री से जैसे ही माल निकला, माल तैयार है मेरा, तो वही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। हालांकि एक कंपनी में खर्चे और होते हैं, ये भी आपको जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मटेरियल जोड़ेंगे, डायरेक्ट लेबर जोड़ेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड 2 प्रकार के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 2 प्रकार का होगा, एक वेरिएबल होगा और एक फिक्स्ड होगा। वेरिएबल ओवरहेड वो होता है जो जितनी यूनिट बनाओगे उसके हिसाब से वेरी करेगा। भाई कम यूनिट बनाओगे कम खर्चा लगेगा, ज़्यादा यूनिट बनाओगे ज़्यादा खर्चा लगेगा। फिक्स्ड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो गया? फैक्ट्री का वो खर्चा जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड, वो कॉमन कांस्टेंट रहेगा। जैसे फैक्ट्री का किराया, अगर वो 1 लाख रुपया महीना है तो आप फैक्ट्री में 1 यूनिट बनाइए,
1,00,000 यूनिट बनाइए, मत बनाइए, कुछ मत बनाइए, तो भी 1,00,000 रुपया लगेगा, तो इसे कहा जाता है फिक्स्ड ओवरहेड। लेकिन बिजली बिल, भाई जितना माल बनाएंगे उतना ज़्यादा मशीन चलेगी, उतना ज़्यादा बिजली बिल आएगी, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो दे आर सर्टेन ओवरहेड्स इन द फैक्ट्री विच इज वेरिएबल। लिंक, वेरिएबल का मतलब हो गया लिंक्ड विथ प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा खर्चा, जितना कम प्रोडक्शन उतना कम खर्चा, बट दे आर सर्टेन एक्सपेंस फैक्ट्री के जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड कांस्टेंट रहेंगे, उन्हें हम कहेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, ऑफिस का क्या कोई भी खर्चा ऐसा हो सकता है जो वेरी कर रहा है विथ प्रोडक्शन? फैक्ट्री में जितना ज्यादा माल बन रहा है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को उतनी ज्यादा सैलरी दे रहे हैं ऑफिस में बैठे हुए सीए को? नहीं भाई, जो मेरा अकाउंटेंट बैठ के एंट्री मार रहा है ऑफिस में, उसको हम उतनी ज्यादा सैलरी दे रहे हैं जितना ज्यादा फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं। इनफैक्ट ऐसा कोई भी ऑफिस का खर्चा नहीं होता जो फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे लिंक्ड होता है, ठीक है, राइट। अगर कुछ होगा भी ना, तो पता है जैसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, तो उसको हम दे सकते हैं सैलरी का कुछ कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जो फिक्स्ड हो, और कुछ हो सकता है जितना प्रोडक्शन होगा उतना तुमको पर यूनिट भी मिलेगा। जैसे 15,000 रुपया महीना मिल रहा है, 1 रुपये पर यूनिट भी मिल रहा है, ताकि सुपरवाइजर ध्यान दे, लेबर कोई काम नहीं कर रहा है तो लगाए दो उसको तुरंत, ताकि सुपरवाइजर कह रहा है उसको क्या टेंशन रहेगी, जितना ज़्यादा माल बनेगा उतनी ज़्यादा उसको तनख्वाह मिलेगी, तो लेबर को हर समय क्या करेगा, काम पे लगाए रखेगा, राइट। नहीं तो पता चला कि लेबर जब खैनी पीट रहा है तो कह रहा है कि हाँ हम थोड़ा सा बढ़ा के बनाना, मेरे लिए भी बना दो, सुपरवाइजर बोल रहा है, ठीक है। लेबर भी दबा के बैठा रहेगा, वो भी दबा के खैनी बैठा रहेगा। खैनी समझते हो कि नहीं, सुरती? नहीं। तो सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, तो लेकिन वो भी तो फैक्ट्री में खर्चा जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से ऑफिस में कोई भी ऐसा खर्चा नहीं होता जो फैक्ट्री डिपेंडेंट हो, राइट। क्योंकि अगर फैक्ट्री डिपेंडेंट अगर हमको पेमेंट करनी ही होगी तो उसको फैक्ट्री में लगा देंगे भाई। ऑफिस में बैठा बैठा वो क्या ही कंट्रोल कर लेगा कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन के बेसिस पे हम उसको कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ऑफिस का जितना भी खर्चा होता है ना, वो मेरी नज़र में तो फिक्स्ड ही है, वो वेरिएबल नहीं हो सकता। हालांकि आप कहेंगे कि सर इतनी बात कर क्यों रहे हैं, करने दीजिए ना, दिक्कत क्या है? क्योंकि आपको तो मालूम है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो कहां से निकल के आ रही है, फैक्ट्री से आ रही है। नाउ कमिंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दोनों हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल लेकिन अगर होगा तो प्रोडक्शन यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, सेल यूनिट पे डिपेंडेंट होगा। वेरिएबल अगर होगा भी तो डिपेंड्स ऑन सेल यूनिट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सेलिंग का मेरा खर्चा पता है क्या, हम कमीशन देते हैं सेल पे 5 रुपए पर यूनिट, तो सेल पे देते तो जितना यूनिट बिकेगा उस पे लगेगा वेरिएबल कमीशन, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट पे नहीं है, सेल यूनिट पे है, लेकिन पर यूनिट तो है ना, इसलिए वेरिएबल कह सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ज्यादा खर्चा लगेगा, जितना कम माल बिकेगा उतना कम खर्चा लगेगा। लेकिन दे आर सर्टेन एक्सपेंस विच आर फिक्स्ड इनटू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। जैसे वेयर हाउस का जो भाड़ा है, किराया, वो फिक्स्ड है भाई, माल बिका चाहे नहीं बिका, वेयर हाउस है आपके पास तो खर्चा लग रहा है उसका। वेयर हाउस का एक सुपरिटेंडेंट है जो भाई वेयर हाउस में की रखवाली करता है, देखता है माल वाल सब सही से रखा है कि नहीं है, उसकी जो तनख्वाह है वो फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट सोल्ड। देयर कैन बी सर्टेन सेल्समैन हुज सैलरी इज इवन फिक्स्ड, उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता बेस्ड ऑन सेल, तो वो भी फिक्स्ड है। बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि भाई उनको कमीशन मिलता है ऑन सेल, तो वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन अभी फिलहाल आपको बाकी सब चीज़ समझना नहीं था, क्योंकि रीज़न ये है कि फैक्ट्री के खर्चे से ही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तैयार होती है। लेकिन मैंने थोड़ी सी बात इसकी की है, कहीं ना कहीं इसको यूज़ करेंगे, बाद में बात करेंगे। आइए, डायरेक्ट मटेरियल इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। डायरेक्ट मटेरियल तो कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड हो ही जाता है। ओ हो, डायरेक्ट मटेरियल तो कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड हो जाता है, तो फिर कन्वर्जन में क्या होगा? एंड द रिमेनिंग आइटम दैट इज डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड आर टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ओ, अब देखिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है। कह रहा है मटेरियल तो कॉस्ट ऑफ परचेज में चला जाएगा, तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। रेड वाला पोर्शन, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन,
ठीक है, फैक्ट्री के खर्चे से पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, ठीक है, फैक्ट्री के खर्चे से प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। मटेरियल वाला तो कॉस्ट ऑफ परचेज में चला जाता है, ये डायरेक्ट मटेरियल कहाँ चला जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ परचेज में चला जाएगा। आगे देखिए, डायरेक्ट लेबर इज द कॉस्ट ऑफ वर्कर इन द यूनिट हु आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। In other words, we can say that direct labor is the cost of labor which can be directly attributed to the unit of production. डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, जो लोग माल बना रहे हैं ना उनको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। हालांकि लेबर फैक्ट्री में और भी हो सकते हैं, मशीन की साफ सफाई करने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, तो ये सब भी लेबर है, लेकिन ये लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है। और इनडायरेक्ट सभी खर्चों को क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। इनडायरेक्ट खर्चों को ओवरहेड कहा जाता है। अगर वो इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में लगता है तो फैक्ट्री ओवरहेड, अगर वो इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ लगता है, ऑफिस में लगता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अगर सेल बेचने में लगता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पे कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं हो सकता, डायरेक्ट खर्चा सिर्फ फैक्ट्री में ही हो सकता है, मटेरियल का और लेबर का। उसके अलावा मटेरियल लेबर के अलावा तो जो भी खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट ही होंगे। तो इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ कहाँ लग सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और अकॉर्डिंगली उसके ओवरहेड का नाम होता है। Overheads are indirect expenses. Variable overhead are indirect expenses which is directly related to production. अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है जो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करता है। दैट इज इट चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन इन द सेम प्रपोर्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। फिक्स्ड ओवरहेड जनरली रिमेन कांस्टेंट, इट वेरीज ओनली विद सम मेजर शिफ्ट इन प्रोडक्शन। फिक्स्ड ओवरहेड कह रहा है कि जनरली कांस्टेंट रहता है, लेकिन मेजर शिफ्ट इन प्रोडक्शन होगा तो वो चेंज हो जाएगा। एक बात बताइए, आपने इकोनॉमिक्स में एक लाइन पढ़ी थी, वो लाइन क्या थी पता है, एवरी कॉस्ट इज डैश इन लॉन्ग रन। देखिए कौन बच्चा भर पाता है इसको, एवरी कॉस्ट इज डैश इन लॉन्ग रन। बताइए क्या है, क्या चीज है ये, एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल इन लॉन्ग रन। दुनिया का कोई भी खर्चा फिक्स नहीं होता लॉन्ग रन में, एक समय पे वो वेरिएबल हो जाएगा। वो भी जैसे एक फैक्ट्री है, उसका किराया कितना है, 1 लाख रुपया महीना, हम कहते हैं फिक्स्ड है किराया। अरे बेटा, उस फैक्ट्री में माल 1 लाख यूनिट से ज़्यादा बन नहीं पाएगा साल भर में, छोटी फैक्ट्री है। मान लो कल को हमको 5 लाख यूनिट बनानी है, तो एक बात बताइए, क्या बड़ी जगह लेंगे कि नहीं, बड़ी जगह लेंगे, किराया भी बदल जाएगा कि नहीं, बदल जाएगा। अरे यार, एक सर्टेन यूनिट तक ही, एक लेवल तक ही सारे फिक्स खर्चे भी फिक्स्ड हैं, उसके बाद तो वो भी चेंज होगा। तो यही इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हर खर्चा वेरिएबल है, एक लिमिट के बाद तो वो भी चेंज हो जाएगा जो आपको फिक्स्ड लग रहा है। तो दुनिया का कोई भी खर्चा हर लेवल पे फिक्स नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है, अरे मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन कभी तो बढ़ेगी ना, उसकी भी चेंज होगा राइट। तो दैट्स व्हाट वी कॉल कि हर खर्चा वेरिएबल तो है ही। एक मेजर शिफ्ट इन प्रोडक्शन अगर होता है तो जो फिक्स खर्चे हैं वो भी वेरिएबल हो जाएंगे, मतलब वो भी चेंज हो जाएंगे, राइट। तो फिक्स्ड ओवरहेड कांस्टेंट होते हैं, यही जान लीजिए। और ये बात तो लिखना मजबूरी है, हम कांस्टेंट नहीं लिख सकते ना, इकोनॉमिक्स की थ्योरी चौपट हो जाएगी जो हमने पढ़ा है, इसलिए ये बात लिखी गई है। इट वेरीज विद सम मेजर शिफ्ट इन प्रोडक्शन, ठीक है, सबको मालूम है, ये दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बैठा लीजिए। अदरवाइज फिक्स्ड कॉस्ट इज एन कांस्टेंट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड आर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन लेवल, इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड ऑन एक्चुअल। क्या कह रहा है, देखिए अभी तक आपने यहाँ पे 4 खर्चे पढ़े, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड में 2 होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, इन चारों को मिला दिया जाए तो आपने पढ़ा कि ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। यही ना पढ़ा है आपने, ये तीनों को मिला के कन्वर्जन बोलते हैं और इसको कॉस्ट ऑफ परचेज बोलते हैं।
कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट में कुछ और कॉस्ट आती है वो देख लेंगे जब आएगी तो मिला के कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया। अगर अदर कॉस्ट होना जरूरी है क्या कि अदर कॉस्ट हो ही, क्योंकि फ्रेट इनवर्ट तो वैसे भी हम लोग मटेरियल के साथ ही जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज में जोड़ देते हैं, देखा ही है आपने। और डिजाइनिंग कॉस्ट वगैरह हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, कोई जरूरी है कि डिजाइन बनाए उसमें बहुत खर्चा हुआ हो, कोई जरूरी नहीं है। तो हो सकता है अदर कॉस्ट हो ही ना, अगर अदर कॉस्ट नहीं है तो यही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। लेकिन अभी फिलहाल क्या बोल रहा है, कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीन चीजों को एक्चुअल लिया जाता है, जो एक्चुअल खर्चा है वो लिया जाता है। ठीक है भाई, जो एक्चुअल होता है वो लिया जाता है, यानी कुछ फिक्स्ड ओवरहेड के लिए अलग बात बताएगा बाद में। अभी कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड आर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन से रिलेट करता है, इसलिए इसको एक्चुअल लिया जाता है। लेकिन एक बात अभी क्या कह रहा है, नॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर मटेरियल का नॉर्मल वेस्ट हो गया, मान लो 5 किलो मटेरियल नॉर्मली वेस्ट होता है, सबको मालूम है कि 100 किलो अगर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना तो 5 किलो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, कैसे बर्बाद हो जाता है यार, हैंडलिंग में ही खराब हो जाता है। जैसे 100 किलो आया तो 1-2 किलो मतलब मटेरियल रखाया तो वो जमीन में ही खराब हो जाता है, रखे रखे ही, मतलब उठा के जब हम मशीन में डालते हैं तो 95 ही डाल पाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है मटेरियल हैंडलिंग में खराब हो जाता है, या फिर मशीन में ही वो चिपक जाता है, 1-2 किलो प्रॉपर निकल नहीं पाता है 100 किलो पूरा। मतलब कैसे भी हमको मालूम है कि 100 किलो मटेरियल मंगाएंगे तो 95 किलो ही यूज होगा, 5 किलो बर्बाद हो जाएगा। तो कह रहा है उस 5 किलो का जो नॉर्मली वेस्ट हो जाता है ना, वो भी आप इन्वेंट्री कॉस्ट में जोड़िएगा। मतलब ये नहीं कि 100 किलो मंगाते हैं 95 किलो ही काम यूज होता है, 5 किलो बर्बाद हो जाता है तो उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं, वो भी 5 किलो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जुड़ेगा। लेकिन कोई एब नॉर्मल वेस्ट हो जाए, एब नॉर्मल वेस्ट का मतलब कि इस बार गड़बड़ा गया, एक्चुअली 100 किलो मटेरियल आ रहा था, ठीक है, 2 लेबर पकड़ के बोरी पकड़े हुए थे, ठीक है, नाली डका रहे थे एक, और तब तक में बोरा फट जाता है, मटेरियल गिर जाता है 20 किलो उसी में नाली में, तो ये तो बर्बाद हो गया। और ये एब नॉर्मल था, ये एक्सेप्शनल था। एब नॉर्मल का मतलब होता है एक्सेप्शनल, नॉर्मल का मतलब होता है ये हमेशा होता है, मतलब, और नॉर्मल का मतलब होता है वो लॉस जिसे कोई रोक नहीं सकता है, वो हो के रहेगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सावधानी बरतेंगे तो वो बच जाएगा, नहीं, वो होता ही होता है। बात समझ में आ रही? तो उसको कहते हैं कि नॉर्मल वेस्ट। एब नॉर्मल वेस्ट का मतलब होता है कि एक्सेप्शनल था, इस बार हो गया, हमेशा होगा ऐसा नहीं है। तो अगर कोई एब नॉर्मल वेस्ट हुआ है तो उतने मटेरियल का खर्चा आप कॉस्ट में मत जोड़िए इन्वेंट्री के, वो आप पीएल में खर्चे की तरह, लॉस की तरह चार्ज कर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। रॉ मटेरियल 100 kg एट द रेट ऑफ 10, 1000 रुपया, लेबर 500 रुपया, वेरिएबल ओवरहेड 300 रुपया। अभी फिक्स्ड ओवरहेड की बात नहीं कर रहे क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड के लिए बताया नहीं है, तो अभी उसकी बात बाद में करेंगे। पहले इतने खर्चे की हम जोड़ लगाना सीखते हैं, कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए इन 3 खर्चे का 1800 रुपया है, ठीक है, नॉर्मल आउटपुट इज, मतलब 100 किलो हम रॉ मटेरियल से ना, नॉर्मल आउटपुट मेरा 95 किलो ही है, 95 kg ही है, इतना ही माल बन के तैयार होता है। ठीक है, तो अब बताइए नॉर्मल आउटपुट मेरा 95 किलो है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी मेरी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? नॉर्मल आउटपुट 95 किलो और एक्चुअल में भी 95 किलो आया, मतलब 95 किलो नॉर्मली आता है, 95 किलो आया है, मतलब, और इससे ज़्यादा आ भी नहीं सकता था, मतलब 95, 5 किलो बर्बाद होता ही है, वो नॉर्मल लॉस है। ठीक है, वो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल आउटपुट 95 किलो का मतलब ही हो गया कि 5 किलो नॉर्मल लॉस है। ठीक है, नॉर्मली 95 आता है, यानी नॉर्मली 5 लॉस होता है। तो अब सीधा सीधी रॉ मटेरियल 1000 रुपया ही लिया जाएगा। आप 95 किलो का एट द रेट ऑफ 10 950 नहीं लेंगे, यही सिखा रहा है आपको, 1000 लेंगे। लेबर का जो भी एक्चुअल खर्चा है आपको पता ही है, बाकी सबका एक्चुअल लिया जाता है, और वेरिएबल ओवरहेड का
300 रुपया, ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री वाला 1800 रुपया, ठीक है, यही लिया जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल आउटपुट इस 95 kg, बट एक्चुअल आउटपुट इज 90 kg या 80 kg। नॉर्मल आउटपुट तो 95 किलो है, बट एक्चुअल आउटपुट 80 किलो ही है, ठीक है। या इस बात को हम ऐसे समझा दें, इस बात को ऐसे समझ लीजिए, नॉर्मल वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 5 kg, बट actual waste of raw material is 20 kg। 20 किलो ना वेस्ट हो गया, 80 किलो ही आउटपुट आया है। तो इस केस में क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं। वेस्ट को पहले डिवाइड कीजिए नॉर्मल एबनॉर्मल में, वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 5 kg, एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 15 kg। टोटल वेस्ट 20 kg, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 15 kg का आपको अलग से निकाल लेना होगा कीमत, और वो आप पीएल में चार्ज कर देंगे। अब देखिए, जो भी मेरा मटेरियल का खर्चा है ना 1000 रुपये का, ये सिर्फ 95 किलो आउटपुट का ही है, ये हम मान लेते हैं कि भाई नॉर्मल वेस्टेज हो गई। जिस दिन हमने 100 किलो रॉ मटेरियल डाला था, उस दिन भी हम यही मान के चल रहे थे ये 95 किलो का ही खर्चा है, ठीक है। तो 95 किलो का खर्चा है, जिसमें से 80 किलो मेरी एक्चुअल आउटपुट है। तो 80 किलो का हम कहा, ये टोटल खर्चा 95 किलो का है। सबसे पहली बात, ये टोटल खर्चा 95 किलो का है, जिसमें से 80 किलो का खर्चा हम प्रोडक्शन में चार्ज कर देंगे, और 15 किलो जो कि मेरा एबनॉर्मल वेस्टेज है, वो हम क्या करेंगे, उसको उठा के हम पीएल में चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, रॉ मटेरियल कितना था खर्चा, 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 80, 1000 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 80। क्लियर हो रहा है ना ये सबको, 842 रुपये 10 पैसा आएगा। रॉ मटेरियल के बाद लेबर, फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। दिखाइए, लेबर है 500, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 300, 500 और 300, ये हो गया 842 10 प्लस 800 रुपये और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1642 रुपया 10 पैसा। पीएल में कितना चार्ज होगा, एबनॉर्मल लॉस टू बी चार्ज्ड टू पीएल, एबनॉर्मल लॉस टू बी चार्ज टू पीएल हो जाएगा 1000 भागे 95 इंटू 15। ये जो 1000 रुपया खर्चा था, वो ₹1000, ये 95 किलो का है, जिसमें से 15 किलो को हम पीएल में चार्ज कर देंगे। 1000 भागे 95 इंटू 15, 157.90 कह लीजिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये खर्चा और ये खर्चा मिला के टोटल कितना हो जाएगा, जितना रॉ मटेरियल का एक्चुअल खर्चा था 1000 रुपया, तो 1000 रुपये में से 842 रुपये 10 पैसा मैंने प्रोडक्शन में डाल दिया, और बाकी 157 रुपये 90 पैसा हम किस में डाल देंगे, पीएल में डाल देंगे। चेक कर लीजिए, 842 रुपया 10 पैसा प्लस 157 रुपया 90 पैसा। ये बात सबको समझ में आ रही है ना, हम कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल 100 किलो जब हम खरीदे, तो हम ये मान लेंगे नॉर्मल आउटपुट कितनी मेरी 95, तो हमने ये मान लिया कि ये 95 किलो का ही खर्चा ही है, ये 1000 रुपये 95 किलो का ही खर्चा है। 5 किलो तो लॉस होता ही है,
मटेरियल आता है तो रास्ते में कहीं खराब हो जाता है, लाने के बाद खराब हो जाता है, चाहे कुछ भी होता है, नुकसान हो जाता है 5 किलो का। मतलब हम यूज ही कितना कर पाते हैं, 95 kg। तो जब हम 1000 रुपए में 100 किलो खरीदते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि 1000 रुपए में हम 95 किलो ही खरीद रहे हैं, राइट। तो यही ट्रीटमेंट की गई है। तो 1000 भागे 95 इंटू 80 हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो उसमें डाल दिया, बाकी बैलेंस हमने कहां किया, एबनॉर्मल लॉस में ट्रीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, यही अगर मेरा नॉर्मल आउटपुट होता 95, मेरी एक्सपेक्टेड भी होती 95 और नॉर्मल आउटपुट भी मतलब मेरी एक्सपेक्टेड भी 95 होती और एक्चुअल में भी 95 होती, तो हम 1000 रुपए के खर्चे को पूरा पूरा चार्ज कर देते प्रोडक्शन में कि भाई 95 ही हमने सोचा था, 95 आया भी है तो पूरा पूरा खर्चा चार्ज कर दो प्रोडक्शन में, राइट। अभी तक आपने दो चीजें देखी, एक देखा आपने नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब एक नया टर्म आपको सिखाने जा रहे हैं, नॉर्मल कैपेसिटी, क्योंकि जब फिक्स्ड ओवरहेड की बात करेंगे ना तो इस टर्म का यूज होगा, नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये क्या चीज है, $100 एट द रेट ऑफ ₹10, 1000, लेबर 500, ओवरहेड 300, वेरिएबल है फैक्ट्री का, ये 1800 रुपये है। देयर इज नो नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज, कोई नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज है ही नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल आउटपुट कितनी हुई, कोई नॉर्मल वेस्टेज ही नहीं होता है, तो भाई नॉर्मल आउटपुट सबको मालूम है, 100 यूनिट लगा रहे हैं रॉ मटेरियल की तो 100 यूनिट फिनिश गुड्स आएगा, नॉर्मल आउटपुट 100 यूनिट, ठीक है। एक्चुअल में आउटपुट कितनी, भाई कोई नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल भी नहीं हुआ, एबनॉर्मल भी कुछ हुआ ही नहीं, तो 100 यूनिट एक्चुअल आउटपुट भी। अब ये नॉर्मल कैपेसिटी मैं देखिए क्या बोल रहा हूं, कह रहा हूं नॉर्मल कैपेसिटी है इसकी 120 यूनिट, 120 यूनिट नॉर्मल कैपेसिटी, सर ये कैसे पॉसिबल है, 100 यूनिट रॉ मटेरियल की डालेंगे तो 120 यूनिट फिनिश गुड्स बन जाएगा, प्रोवाइडेड यहां क्वेश्चन में लिख भी रहा है 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। नहीं तो आप कहते कि सर ज़्यादा बनता ही है, रॉ मटेरियल से थोड़ा सा ज़्यादा फिनिश गुड्स, 1 यूनिट रॉ मटेरियल से दो बन भी सकता है, ये सब कुछ नहीं है, 1 यूनिट रॉ मटेरियल 1 ही यूनिट फिनिश गुड्स बना पाएगा, ये भी क्लियर है। तो नॉर्मल कैपेसिटी 120 यूनिट हम कैसे बोल रहे हैं, एक्चुअली हम कहना ये चाहते हैं कि जिस मशीन पे ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो एक बार में 120 यूनिट बनता है, जिस मशीन पे हम ये बना रहे हैं वहां एक बार में 120 यूनिट बनता है, हमने 100 यूनिट रॉ मटेरियल डाला है इसलिए 100 यूनिट निकल रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं नॉर्मल आउटपुट 100 यूनिट है, एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट है। समझ में आ रही है बात आपको, अगर हम 120 यूनिट डालते हैं तो मतलब पूरी कैपेसिटी कितनी है, हम बना ही 100 यूनिट रहे ना इसलिए 100 यूनिट बन रही है, लेकिन हम बनाना चाहें तो 120 यूनिट भी बना सकते हैं, कैपेसिटी औकात जो है वो 120 यूनिट बनाने की है। भाई मटेरियल 1 यूनिट मटेरियल से तो 1 यूनिट फिनिश गुड्स निकलता है, कैपेसिटी मेरी मशीन की 120 यूनिट है, अगर हम 30 यूनिट रॉ मटेरियल डाले होते तो 30 निकलता, 40 यूनिट डालते 40 निकलता, 120 डालते तो 120 निकल जाता, लेकिन 120 से ज़्यादा निकल भी नहीं पाता, 130 डाल देते ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 120 ही मैक्सिमम बना पाएगा। तो इसको कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी, याद रहेगा आप सबको, याद रहेगा आपको। देखिए नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट ये हम बोलते हैं रॉ मटेरियल के डिपेंडेंट होके, ये दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है, डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल यूनिट, रॉ मटेरियल की यूनिट पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है मशीन कैपेसिटी पे, डिपेंडेंट ऑन मशीन कैपेसिटी, कितना यूनिट एक बार में बना लेगा। ओ सर समझ गए समझ गए
समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए कि हम नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बताते हैं जितना मटेरियल डाल रहे हैं उसके हिसाब से कि कितना बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी हम मशीन की औकात के हिसाब से बताते हैं जिस मशीन में आप मटेरियल डाल रहे हैं। वो मशीन 120 यूनिट बना सकती है, भाई आप 100 यूनिट रॉ मटेरियल डाले तो 100 ही निकलेगा, ज़्यादा कैसे निकल जाएगा, लेकिन मशीन की औकात 120 यूनिट थी, आप चाहते तो 120 यूनिट रॉ मटेरियल डालते तो 120 यूनिट फिनिश गुड्स निकलता। ये क्लियर है? अब आइए, अगर ये बात क्लियर है तो समझिए क्या बोल रहा है आगे। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी when actual production is equal to normal capacity or the difference is minor. In case when the actual production increases over normal capacity considerably, actual fixed overhead are included. However, the amount of fixed overhead allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost. समझाता हूं अभी. When actual production is substantially less than normal capacity, fixed overhead per unit is included on the basis of normal capacity. That is, the amount of fixed production overhead allocated to each unit of production is not increased as a consequence of low production or idle plant. नहीं समझोगे, मुझे मालूम है. चलो, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आप कैसे निकालोगे? प्रोडक्शन कॉस्ट में जब आपको फिक्स्ड ओवरहेड जोड़ना होगा तो एक यूनिट, देखिए मटेरियल लेबर ओवरहेड का तो पर यूनिट आप जोड़ ही सकते हैं, आपको मालूम ही है. लेबर तो एज इट इज पूरा जोड़ना होता है, ठीक है. वेरिएबल ओवरहेड भी पूरा ही जोड़ना है, जो भी पर यूनिट है आप जोड़ देंगे. मटेरियल में थोड़ा सा आपको बताया गया है कि भाई अगर नॉर्मल वेस्टेज है तो भी जोड़ दीजिएगा और अब नॉर्मल वेस्टेज है तो मत जोड़िएगा, ठीक है. फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैसे लिया जाएगा? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल कैपेसिटी. whichever is higher, or normal capacity whichever is higher. न्यूमेरिकली करते हैं, फिर ये पढ़ेंगे ना लाइन तो समझ में आएगी. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड मान लेते हैं 5 लाख रुपए, ठीक है. एक्चुअल आउटपुट मान लो 50,000 रुपये और नॉर्मल कैपेसिटी है 60,000. 6 लाख रुपए का एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है, एक्चुअल आउटपुट है 50,000, नॉर्मल कैपेसिटी है 60,000. तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हम कितना बोलेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हम कितना जोड़ेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में? हम करेंगे 6 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा है 60,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 10 रुपया. आइए समझाता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है. आपने ये बात समझी है कि नहीं कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट करते समय, मतलब जब भी मेरे पास ऑप्शन भाई किससे डिवाइड करें, तो अकाउंटिंग पॉलिसी हमेशा इस तरीके से अडॉप्ट की जाती है, कोई भी स्टैंडर्ड भी यही सोच के बनाया जाता है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो. मतलब आपका प्रॉफिट कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, कोई बता पाएगा? प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ, अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओ, हर समय ये बात का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कम हो जाए, बढ़ना नहीं चाहिए. अब ये हम लोग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है? क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट. क्लोजिंग स्टॉक आप जितना कम करेंगे वैल्यू, प्रॉफिट उतना कम होगा. मानते हैं? बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं पीएल में, जितना क्लोजिंग स्टॉक कम होगा उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा. सोच के देखो,
ये पीएल है, इधर है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और ये है इधर रहा प्रॉफिट। भाई ये कम करोगे तो इधर भी तो कम आएगा, टोटल बराबर रहती है पीएल में, इधर ये कम करोगे तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। यानी मुझे क्लोजिंग स्टॉक कम करना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर बड़ी फिगर से डिवाइड करोगे तो खर्चा कम आएगा, इतना तो मालूम है। डिनोमिनेटर में अगर बड़ी फिगर होगी तो डिवाइड करने पे जो फिगर आएगी वो कम आएगी। अगर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ये कम आएगा तो कम जुड़ेगा जाके इन्वेंट्री की कॉस्ट में, क्लोजिंग स्टॉक की कीमत कम हो जाएगी। हमको कम ही तो करना है। देखिए ये हो गया प्रूडेंस प्रिंसिपल की बात, उससे भी मैंने रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश की, अदरवाइज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह सकता हूं कि AS2 ऐसा कहता है एंड यू हैव टू एग्री टू इट। AS2 कहता है कि भाई एक्चुअल आउटपुट या नॉर्मल कैपेसिटी में से जो ज्यादा उसी से डिवाइड करके निकालेंगे हम। और AS बनाई क्यों जाती है? यूनिफॉर्मिटी के लिए, क्योंकि कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो इससे अच्छा यूनिफॉर्मिटी लाओ। यूनिफॉर्मिटी के लिए कोई एक बात बता दो। लेकिन मैंने आपको लॉजिक भी देने की कोशिश की कि भाई प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से भी यही चीज सही है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको अब यही बात और दूसरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा हूं, हालांकि आप बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू लर्न दिस कि भाई दोनों में जो ज्यादा है उसी से डिवाइड करना है। आई हैव जस्टिफाइड टू यू इन वन मैनर प्रूडेंस, नाउ आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस इन अनदर मैनर। एक बात बताइए, अगर मेरे मशीन की कैपेसिटी 60,000 यूनिट है, हम 50,000 यूनिट बना रहे हैं, एक तरीके का नुकसान कर रहे हैं कि नहीं? मतलब ये अच्छी बात की बुरी बात, एक नुकसान वाली बात या फायदे वाली बात, बस हमको ऐसे बताओ। मशीन 60,000 यूनिट बना सकता है फिर भी 50,000 बनाते हैं, एक नुकसान वाली बात हो रही है या फायदे वाली? कितना हो रही है, क्या हो रही है, कुछ नहीं सोचना, बस एक जनरल बात करिए जो दिल कह रहा है कि मशीन की कैपेसिटी 60,000 बनाते हैं 50,000, ये नुकसान वाली बात है फायदे वाली बात है? नुकसान वाली बात है। एक बात बताइए, अगर नुकसान वाली बात है तो क्या आपने ये सीखा है कि नहीं कि नुकसान अगर दूर भी है तो पकड़ के उसको गले लगा लो? हाँ सर पढ़ा तो है ये बात। तो अगर आपने माल कम बनाया तो ये एक नुकसान है। आइए एक काम करते हैं, इससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर देते हैं, नुकसान अपने आप दिखाई दे देगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करोगे प्रॉफिट कम आ जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया, दोनों बात समझ में आ गई। और ये लोअर लेना है ये क्लियर हो गया, ये दोनों का हायर लेना है ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी फिगर उतना वैल्यू ऊपर कम आएगी। तो आपको लर्न ही करना है, आप लर्न कर लीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल आउटपुट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहां नॉर्मल आउटपुट नहीं बात कर रहे हैं बच्चे, गड़बड़ मत कर देना। जब रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन कर रहे थे ना तो नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट देख रहे थे। नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट पर नॉर्मल वेस्टेजेस को हम ले जा रहे थे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जोड़ दे रहे थे, और बाकी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी हमें। नॉर्मल कैपेसिटी है 125 यूनिट।
अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ, आप रॉ मटेरियल 100 यूनिट डालते हैं तो आपको लगता है 10 यूनिट की वेस्टेज हो जाएगी, यानी कि नॉर्मली आप जो आउटपुट अचीव करेंगे वो कितना होगा, 90 यूनिट। लेकिन इस बार आपको एक्चुअल में ना सिर्फ 85 यूनिट ही आया, 85 यूनिट ही, बट यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट 90 यूनिट। नाउ व्हाट इज दिस नॉर्मल कैपेसिटी? इसका मतलब ये है कि आप 125 यूनिट तक बना सकते थे, प्रोवाइडेड आप रॉ मटेरियल भी इतना डाले होते तो। अब भाई रॉ मटेरियल ही कम डाले हैं तो कैसे हो जाएगा, अंडरस्टूड? यू हैव पुट रॉ मटेरियल 100 यूनिट, तो ऑब्वियसली आपको 100 यूनिट के हिसाब से ही आउटपुट भी मिलेगा, आपको आउटपुट ज्यादा कैसे मिल जाएगा, राइट? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे हम लिखेंगे। नॉर्मल आउटपुट कितना मेरा 10 यूनिट वेस्टेज हो जाएगा, यानी 90 यूनिट मेरी नॉर्मल आउटपुट थी। एक्चुअल में आउटपुट कितनी है ये तो हमें पता चल ही रहा है क्वेश्चन में, 85 यूनिट, यानी एब नॉर्मल वेस्ट हुआ है यहाँ पे कितना, एब नॉर्मल वेस्ट हुआ है यहाँ पे 5 यूनिट का, ठीक है। 90 यूनिट मिलनी चाहिए थी, 85 यूनिट मिली। और एक बात आपको बता रहा है, नॉर्मल कैपेसिटी 125 यूनिट। तो रॉ मटेरियल का खर्चा तो नॉर्मल आउटपुट के हिसाब से बैठा दीजिए आप, देखिए कैसे करेंगे। रॉ मटेरियल कितना खर्चा लगा है रॉ मटेरियल का, 1000। 1000 रुपए का खर्चा कितनी यूनिट का आप मान के चल रहे थे, आप तो 90 यूनिट का मान के चल रहे थे, जिसमें से एक्चुअल आउटपुट 85 यूनिट आई, तो 85 यूनिट का आप चार्ज कर दीजिए किसमें, प्रोडक्शन में, बचे 5 यूनिट का किसमें चार्ज कर देना, पीएल में। कर लेते हैं भाई साहब, 1000 भागे 90 गुणे 85, ये हो गया 944 रुपया 44 पैसे। उसके बाद लेबर, लेबर बताइए भाई कितना है, लेबर है 600 रुपया। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 200, फैक्ट्री ओवरहेड 200। फिर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 100 रुपया का, और हम 100 को डिवाइड करेंगे कितने से, 125 यूनिट से। नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर से हम डिवाइड करते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी 125 है, एक्चुअल है 85, विच एवर इज हायर से डिवाइड करेंगे तो 125 से डिवाइड करेंगे, इंटू 85 कर देंगे, जितनी यूनिट बनाए उतने यूनिट का खर्चा या इधर चार्ज कर दीजिए, ठीक है। तो हम 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 85, 68 रुपया यहाँ चार्ज हो जाएगा। ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 944 रुपये 44 पैसा प्लस 600 रुपया प्लस 200 रुपया प्लस 68 रुपया, 1812 रुपया 44 पैसा। अब पीएल में क्या क्या चार्ज होगा, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं चार्ज टू पीएल। एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल चार्ज होगा 1000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 5 किलो एबनॉर्मल लॉस था, देख लीजिए यहाँ पे, यही चार्ज होगा। तो 1000 भागे 90 गुणे 5, ये हो गया 55 रुपया 55 पैसा, ठीक है। 555 है तो 56 पैसा भी आप कह सकते हैं, 56 पैसा। और उसके बाद अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। जितना कम एब्जॉर्ब हो पाया, कितना कम एब्जॉर्ब हो पाया उतना पीएल में चार्ज कर दीजिए आप। अंडर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, जितना अंडर प्रोडक्शन हो गई आपकी, जितनी आपकी अंडर प्रोडक्शन हो गई उतना आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। अंडर प्रोडक्शन मेरी 85 यूनिट है भाई, 125 की जगह 85 है, तो उतना ही आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जब अंडर प्रोडक्शन होगी तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब जो हम खर्चा चार्ज कर देते हैं इनटू प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। याद रहेगा, जो खर्चा हम चार्ज कर देते हैं प्रोडक्शन में उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड इतने रुपए का एब्जॉर्ब हो गया, बाकी बच कितने का गया, 100 रुपये का खर्चा लगा था, 68 रुपये एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया, 32 रुपये अंडर एब्जॉर्प्शन है, ये भी पीएल में चार्ज होगा। तो पीएल में दो चीजें चार्ज होगी, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल 55 रुपये 56 पैसे एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज 32 रुपीज। नॉर्मली आपको ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आता है, ये जनरली आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी तैयार रहिए।
कभी कभार एक्सेप्शनली पूछा जा सकता है, और खास करके एमसीक्यू में तो ये सब के चांसेस बनते हैं। मैंने देखा है लॉन्ग फॉर्म में तो ये नहीं, लेकिन एमसीक्यूज में ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और बाकी आपको लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में जनरली वो कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यही सब कुछ निकालने के लिए कहता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए कहता है, तो आपको ये पोर्शन काम आएगा इनटू लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस, ठीक है। यहां तक आइए वापस से देखिए, अब यहां पे क्या लिखा है, अनएलोकेटेड ओवरहेड आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। अनएलोकेटेड का मतलब अनएब्जॉर्ब्ड, जिसको हम अभी आपको अनएब्जॉर्ब सिखा रहे थे, इसीलिए ये लाइन छोड़ दिया था मैंने, कहा प्रैक्टिकली पहले दिखा देते हैं। अनएलोकेटेड मतलब अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जितना चार्ज नहीं हो पाया प्रोडक्शन पे, दैट इज कॉल्ड अनएब्जॉर्ब्ड। लिखेंगे व्हाट इज अनएब्जॉर्ब्ड, लिख लीजिए, ओवरहेड विच कुड नॉट बी चार्ज टू प्रोडक्शन, overhead which could not be charged to production is unabsorbed overhead or unallocated overhead, और उतने हिस्से को हम क्या करते हैं, पीएल में चार्ज कर देते हैं एज एन एक्सपेंस। एंड व्हेन विल इट हैपन, ये अनएलोकेटेड होगा कब, जब प्रोडक्शन कम है आप, ठीक है। इफ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन योर नॉर्मल कैपेसिटी, इन केस इट इज इक्वल तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। आइए देखिए एग्जाम्पल, एबीटी लिमिटेड हैज अ प्लांट विद द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ आउटपुट। ये कैपेसिटी हो गया, ये हो गया नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट, ठीक है, 1 लाख यूनिट नॉर्मल कैपेसिटी। एंड द एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 18 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 18 लाख रुपए का। फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी की बेसिस पे फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट 18 रुपए का, 18 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख यूनिट, ठीक है। केस 1, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट है, किससे डिवाइड करते हैं, अगर एक्चुअल और नॉर्मल में से जो ज्यादा होता है उससे करते हैं, तो दोनों ही 1 लाख है, तो अगर एक्चुअल आपकी 1 लाख है तो भी 18 रुपए पर यूनिट ही आएगा। तो कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल, एक्चुअल सब पे एक ही आएगा, 18 लाख रुपए, क्योंकि हम क्या करेंगे 18 लाख डिवाइडेड बाई, देखिए 18 लाख ओवरहेड डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं, नॉर्मल और एक्चुअल, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट या फिर आप जो भी कहते हैं, विच एवर इज हायर करते हैं, और इनटू क्या करते हैं, एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पे तो डिवाइडेड बाई भी 1 लाख होगा, और इनटू मल्टीप्लाई एक्चुअल भी क्या है 1 लाख, तो ये 18 लाख ही आएगा, ठीक है। केस 2 में देखिए क्या कह रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 है तो हम 18 लाख को डिवाइड कितने से करेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी कितनी कह रहा था, नॉर्मल कैपेसिटी एग्जाम्पल 2 में 1 लाख यूनिट बता रहा है, ठीक है। तो 1 लाख इंटू हम करेंगे 90,000, तो ये कितना हो जाएगा, 18 गुणे 90,000, 16,20,000। अब 16,20,000 रुपया प्रोडक्शन में जाके जुड़ेगा तो कितना बच गया, 18 लाख रुपए का ना खर्चा था फिक्स ओवरहेड, तो 1,80,000 रुपया पीएल में चार्ज होगा, ठीक है। कितना हो रहा है, 90,000 इंटू 18 जोड़ लो, 90,000 इंटू 18, 16,20,000, ठीक है। ठीक है, और बैलेंस एंड रेस्ट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1.2 लाख नहीं होगा, 1.8 लाख होगा, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा बच्चों, 1.8 लाख, ठीक है। मैं भी रेक्टिफाई कर दूँ, 1,80,000 रुपये पीएल में चला जाएगा। चलिए आइए तीसरा पार्ट देखते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट है, तो हम डिवाइड कितने से करेंगे, हम करेंगे 18 लाख डिवाइडेड बाई 1.2 लाख इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 1.2 लाख। इसमें तो अंतर ही नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं जो ज़्यादा होता है नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन का, तो वापस उतना ही 18 लाख रुपया ही प्रोडक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड ऑन एक्चुअल बेसिस, 18 लाख रुपये, 18 लाख रुपये ही जाएगा। क्लियर है सबको। तो जब पूरा नहीं जा पाता है, जब प्रोडक्शन कम होती है तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जब अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो पूरा खर्चा प्रोडक्शन में नहीं जाता है,
थोड़ा सा खर्चा फिर कहाँ चला जाता है, पीएल में चला जाता है। जितना प्रोडक्शन में कम जाता है उतना ही पीएल में चला जाता है। सो चलिए, आज की क्लास में आपने कन्वर्जन समझ लिया, राइट। तो अगली क्लास में आएंगे तो आगे बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो अभी आपने कॉस्ट ऑफ परचेज देखा है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन देखा है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी अदर कॉस्ट आपने नहीं देखा हुआ है, उसकी चर्चा अभी होगी बाद में, ठीक है। हालांकि अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ही अभी आपको और भी चीजें देखनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल एक्स डालते हैं और आउटपुट पता है हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड, दो प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे क्रूड ऑयल की जब प्रोसेसिंग होती है तो पता है आपको क्या मिलता है, पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है। मतलब पेट्रोल के लिए अलग प्रोसेसिंग, डीजल के लिए अलग प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। क्रूड ऑयल को ही हम डालते हैं मशीन में और दो चीजें एक साथ निकलती है, पेट्रोल और डीजल। हालांकि उसको फर्दर रिफाइन किया जाता है और फिर बेचा जाता है पेट्रोल पंप से, लेकिन हालांकि एक ही रॉ मटेरियल से दो आउटपुट आ रहा है। जब एक ही रॉ मटेरियल से दो आउटपुट आएगा तो रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आउटपुट वाई में और कितना आउटपुट जेड में जोड़ा जाएगा, ये कैसे डिटरमिन होगा। तो ये सब कुछ भी अभी आपको सीखना है, वो आप सीखेंगे हमसे नेक्स्ट क्लास में। विल स्टॉप हियर।